नमस्कार, मैं हूं भाई शिवम। तालियां बजाइए, जश्न मनाइए, महोदय को राहत हुई है। ब्रजभूषण सिंह जो चाह रहे थे, दिल्ली पुलिस ने लगभग वही किया उनके मन मुताबिक। और 1 महीने से ज्यादा का वक्त जो जंतर मंतर पर महिला पहलवानों ने धरना देते हुए बिताया, जो लड़ाई लड़ी, वो किसी काम नहीं आई। कार्यक्रम में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस लड़ाई का आगे क्या होगा। कोशिश ये भी करेंगे कि ये लड़ाई कहां तक जाएगी, ये समझ पाएं, और इसमें प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी का असर क्या होगा, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ओलंपिक मेडल विजेता और धरना दे रही साक्षी मलिक ने कहा है कि उन्हें सबसे ज्यादा दुख इस बात का हुआ कि जिस प्रधानमंत्री ने, जिस पीएम ने मेडल जीतने के बाद उन्हें घर बुलाया, वो आज चुप हैं, उनके मुंह से बोल नहीं फूट रहे। फिलहाल तो यह है कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी WFI के वर्तमान अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों की यौन उत्पीड़न के आरोप जो थे, उस मामले में दिल्ली पुलिस ने उनको क्लीन चिट दे दी। राउज एवेन्यू कोर्ट में 1000 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट दाखिल की दिल्ली पुलिस ने, और उसमें राहत दी है ब्रजभूषण सिंह को। यह पहले से भी उम्मीद थी। दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण सिंह को पॉक्सो में क्लीन चिट दे दी है। यह सबसे गंभीर मामला था। नाबालिग मामले में पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में 550 से ज्यादा पन्नों की एक कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की है, और यह भी कहा है इस रिपोर्ट में कि यह मामला बनता ही नहीं है ही नहीं यह मामला। दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण के खिलाफ नाबालिग पहलवानों द्वारा जो मामला दायर किया गया था, उसको रद्द करने की सिफारिश भी की है पुलिस ने, और अदालत को बताया है कि कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला उन्हें। इसमें नाबालिग पहलवान और उसके पिता के बयानों का हवाला भी दिया है दिल्ली पुलिस ने, और कहा है कि वो बयान से मुकर गए। अगर शब्दशः मैं आपको बताऊं तो दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में यह बताया है कि उसने पहलवानों की ओर से जो 2 FIR दर्ज कराई गई, उन मामले में पूरी तहकीकात की, छानबीन की। ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ IPC की धारा 354, 354A, 354D और विनोद तोमर के खिलाफ IPC की धारा 109, 354, 354A, 506 के तहत जो मामला दर्ज किया था, उसमें पॉक्सो के सबूत उसको नहीं मिले हैं। तो अब क्या होगा? तो अब ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, और जो रैलियों में वो चिल्ला चिल्ला के शायरी गा के जो बात कह रहे हैं, वो साबित हो गई। 4 जुलाई को इसकी अगली सुनवाई है, और इसके बाद 6 जुलाई को चुनाव होगा WFI का। ऐसे में अब पहलवानों का अगला कदम क्या होने वाला है, यह बड़ा महत्वपूर्ण है, लोग जानना चाह रहे हैं। क्योंकि पहलवानों का आरोप है कि पूरी सरकार मिली हुई है और सब मिलकर ब्रजभूषण सिंह को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बचा रहे हैं। आप अगर चार्जशीट देखें तो उसमें उसकी झलक भी आपको मिल जाएगी। अब एक बात जो लगभग तय लग रही है और इसका असर होगा, वो ये है कि ये मामला अब जाट बनाम राजपूत में तब्दील हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है, अगर ये हुआ, तो सबसे ज्यादा फायदा या सबसे ज्यादा नुकसान किसे होगा, हम ये समझने की कोशिश करेंगे आंकड़ों के जरिए, नंबर्स के जरिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। पहलवान बनाम ब्रजभूषण केस में जाति का फैक्टर हावी होने के जो असल मतलब हैं, वो ये हैं कि बीजेपी के लिए आगे कुआं और पीछे खाई जैसे हालात बनने वाले हैं। क्योंकि जब जनवरी 2023 में यह मामला सामने आया और कुछ महिला पहलवानों ने खेल मंत्रालय में यह शिकायत की कि कुश्ती संघ के भीतर क्या कुछ चल रहा है, और कुश्ती संघ के तत्कालीन अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह किस तरह से यौन उत्पीड़न कर रहे हैं, तो थोड़ी सी सुरसुरी हुई। लोगों ने इस पर गौर किया। खेल मंत्रालय ने मामले की जांच के लिए एक इंटरनल कमेटी बनाई। ये सब जानकारी आपको है, और इस कमेटी ने एक रिपोर्ट दी। यह मामला उस वक्त जातियों में दाखिल नहीं हुआ था, यह सिर्फ सही और गलत का मामला था। लेकिन जब मार्च 2023 में कमेटी ने जांच पूरी की और महिला पहलवानों ने कमेटी की जांच पर पक्षपात पूर्ण होने का आरोप लगा दिया, और 21 अप्रैल को दिल्ली पुलिस को शिकायत दी, और उसके बाद 28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में जाकर सुनवाई के बाद दिल्ली पुलिस ने इस मामले में ब्रजभूषण के खिलाफ 2 FIR दर्ज की, पॉक्सो का मामला दर्ज किया, तब यह मामला धीरे धीरे करके जातियों में दाखिल होने लगा। जो मैंने धाराएं ऊपर आपको बताई, उन धाराओं में यह मामला दर्ज किया दिल्ली पुलिस ने और छानबीन शुरू की। करोल बाग मामले में यह मामला शुरू हुआ। यह मामला अब जातियों में जब घुस चुका है और अब जब चार्जशीट दाखिल हो गई है, तो हालात बेकाबू होने के पूरे आसार हैं। और ब्रजभूषण पर कार्रवाई न होने को लेकर पहलवानों ने जंतर मंतर पर जो धरना देना शुरू किया था, उसका असर तो नहीं हुआ, लेकिन मई के आखिर में महापंचायतें जो शुरू हुई, उसका असर जरूर होगा। इस मामले में गृह मंत्री के साथ मीटिंग भी हुई थी पहलवानों की, कोई नतीजा नहीं निकला। आश्वासन यह दिया गया था कि 15 जून को कार्रवाई होगी, 15 जून तक का वक्त दीजिए। अल्टीमेटम सरकार को पहलवानों ने भी दिया था,
15 जून को चार्जशीट दाखिल हुई और चार्जशीट में बेदाग हो गए बृजभूषण सिंह। चार्जशीट जारी होने के बाद, दाखिल होने के बाद अब बीजेपी में जाट बिरादरी के कई नेता हाईकमान को खतरे की चेतावनी दे रहे हैं। हालांकि पहले भी दे रहे थे, लेकिन अब और तरीके से दे रहे हैं, क्योंकि आने वाले कुछ महीनों में जाट बहुल राजस्थान में विधानसभा का चुनाव होना है। राजस्थान बड़ा महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इसके बाद लोकसभा का चुनाव भी होना है। अगर आप जाटों की ताकत का आकलन करें, उनकी ताकत कितनी है इसको समझें, तो दिल्ली की राजनीति में जाट एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, महत्वपूर्ण। इसके अलावा राजस्थान में जाट महत्वपूर्ण है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, इसके अलावा पंजाब में करीब 40 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर समीकरण जाट वोटर तय करते हैं। सामाजिक तौर पर जाटों को इन इलाकों में सर छोटू राम ने एकजुट करने का काम किया था और उनके बाद इस काम को आगे बढ़ाया चौधरी चरण सिंह ने और देवीलाल ने। जाटों की राजनीति में रसूख बढ़ाने के लिए इन लोगों ने काफी काम किया। उत्तर प्रदेश में आपको 2013 का मुजफ्फरनगर दंगा अगर याद है तो आपको याद होगा कि जाटों को किस तरह से उस समय बीजेपी ने एकजुट किया था और बीजेपी को इसका फायदा मिला। दंगे की वजह से सपा और आरएलडी जैसी पार्टियों का 2014 में, 2019 में सुपड़ा साफ हो गया। जाटलैंड में वो जीरो पे सिमट गई। राजस्थान और हरियाणा में भी बीजेपी को इसका जबरदस्त लाभ मिला और इस लाभ का असर यह हुआ कि इन राज्यों में भी जाट वोट बीजेपी के पास चले गए। 2019 के चुनाव में भी जाट बहुल 40 में से 32 सीटें ऐसी थीं जहां पर बीजेपी जीत गई। सिर्फ 4 पर कांग्रेस और 4 पर दूसरी पार्टियां जीत पाईं। तो आप समझ सकते हैं कि जाट कितना महत्वपूर्ण है और इसके लिए बीजेपी ने जाट नेताओं को आगे भी बढ़ाया। राजस्थान के जाट नेता जगदीप धनखड़ को आपने सुना होगा, वो उपराष्ट्रपति बनाए गए। संजीव बालियान केंद्र में मंत्री हैं इस वक्त। पूर्व में जाट नेता सत्यपाल मलिक भी राज्यपाल रहे और बाद में वो मोदी जी की आंखों की किरकिरी बन गए। आजकल तो महिला पहलवानों के साथ वो खड़े हुए हैं। तो इस तरह से तमाम जाट नेताओं को आगे बढ़ाया गया। लेकिन राजपूतों की ताकत को भी जाटों से कम नहीं आंका जा सकता। राजपूत समुदाय भी बिहार में, यूपी में, राजस्थान में और हिमाचल प्रदेश में भी काफी मजबूत है और इनका दबदबा है, इसलिए इनके साथ भी छेड़खानी नहीं की जा सकती। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी राजपूत गेम चेंजर की भूमिका निभाते हैं। अगर आप इसको चुनावी आंकड़े से देखें, राजस्थान, बिहार, यूपी और हिमाचल की करीब 20 सीटें ऐसी हैं जहां पर राजपूत वोटर्स ही जीत हार तय करते हैं। आजादी के वक्त से ही राजपूत सत्ता के केंद्र में रहे हैं हमेशा और मौजूदा वक्त में अगर आप मोदी कैबिनेट में देखें तो राजनाथ सिंह हैं, गजेंद्र शेखावत हैं, नरेंद्र सिंह तोमर हैं, अनुराग ठाकुर हैं, ये सभी राजपूत कोटे के मंत्री हैं। 2019 में राजपूत बहुल 20 में से 14 सीटें ऐसी थीं जहां पर बीजेपी को जीत मिली थी, जबकि 6 सीटें ऐसी थीं जहां पर दूसरी पार्टियां जीती थीं या दूसरी पार्टियों के उम्मीदवार फतेह हुए थे। बीजेपी को डर यह है कि अगर राजपूत समीकरण गड़बड़ा गया तो बिहार, यूपी और हिमाचल में उसकी मुश्किलें बढ़ेंगी लोकसभा चुनाव में। और अगर जाट और राजपूत का सियासी आमना सामना हो गया, सियासी लड़ाई ठन गई, तो इसका पहला लिटमस टेस्ट राजस्थान के विधानसभा चुनाव में होगा। यह बड़ा महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव होगा जहां जाट और राजपूत दोनों ही काफी पावरफुल हैं। गहलोत की सत्ता पलटने के लिए यह जरूरी है कि जाट और राजपूत दोनों बीजेपी के साथ चले जाएं। अगर ऐसा नहीं होता तो अशोक गहलोत को हटाया नहीं जा सकता। राजस्थान में जाट समुदाय की आबादी है करीब 17%, जो दूसरे समुदायों की तुलना में सबसे ज्यादा है और शेखापट्टी का जो पूरा इलाका है वो जाट बहुल इलाका माना जाता है। यहां पर जाट निर्णायक हैं। राज्य के 14 जिले ऐसे हैं जो जाट वोटर्स के असर में हैं। इसमें हनुमानगढ़ है, गंगानगर है, बीकानेर है, चुरू है, झुंझुनू है, नागौर है, जयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, अजमेर है, बाड़मेर है, टोंक है और सीकर है। इसके अलावा जोधपुर और भरतपुर में भी ठीक ठाक जाट आबादी है। राजस्थान में 50 से 60 सीटें जाट बहुल हैं और 2018 में इस समुदाय के 38 विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। 18 में कांग्रेस सिंबल पर 18 और बीजेपी सिंबल पर 12 जाट जीतकर विधानसभा में पहुंचे। ये इन्होंने जीत दर्ज की थी। तो अगर ये पहलवानों का मुद्दा चुनाव में दाखिल हो गया, चुनाव तक गर्म रहा, तो इसका असर जाट वोटरों पर निश्चित पड़ेगा क्योंकि मामला बेटियों से जुड़ा हुआ है। बीजेपी के जाट वोटर इन इलाकों में दूसरे पक्ष में वोट डाल सकते हैं और जाट की तरह ही राजपूतों का भी एक असर है राजस्थान में। तो राजस्थान की पॉलिटिक्स में काफी दबदबा राजपूतों का भी है, तो इसको भी बीजेपी खारिज नहीं कर सकती। राजपूतों की आबादी 6% है पूरे राजस्थान में, जो 13 जिलों में फैली हुई है। पूर्वी राजस्थान में गुज्जर के साथ ये मिलकर एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं जो राजपूत खेल खराब कर सकते हैं और ये बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उस इलाके में। सीटों की अगर हम बात करें तो राजस्थान में विधानसभा की 40 सीटें
राजपूत बाहुल सीटें हैं 40। पिछले चुनाव में राज्य में 23 उम्मीदवार इस समुदाय से जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। इनमें से 10 कांग्रेस के और 7 बीजेपी के, यानी ये कांग्रेस के साथ ज्यादा गए और उनके सिंबल पर ज्यादा जीते। लेकिन बीजेपी के लिए असली दर्द यही है, क्योंकि ब्रजभूषण सिंह जिस कम्युनिटी से आते हैं, यानी राजपूत कम्युनिटी से, वो यूपी के कैसरगंज में सांसद भी हैं और काफी दबंग छवि है उनकी। 2019 में वो लगातार 5वीं बार लोकसभा में चुने गए थे। 1991 में लोकसभा का उन्होंने पहला चुनाव लड़ा था और तब से वो लगातार जीत रहे हैं, तो उनको भी नाखुश नहीं किया जा सकता। अवध की सियासत में अगर ब्रजभूषण सिंह की बात करें तो काफी प्रभाव है उनका, और इसी वजह से उत्तर प्रदेश की 5 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर उनकी पकड़ है सीधी सीधी। इसके बारे में मैंने पहले आपको बताया है। गोंडा, बहराइच, डुमरियागंज, कैसरगंज और श्रावस्ती, ये सब इन्हीं का इलाका है। गोंडा, कैसरगंज और बलरामपुर, जो अब श्रावस्ती है, ये यहां से सांसद भी रह चुके हैं। बीजेपी के टिकट पर वो 5 बार चुनाव जीतने वाले 2009 में पार्टी छोड़कर सपा में गए और वहां से भी जीत गए कैसरगंज से। तो निश्चित तौर पर यह लड़ाई अब सिर्फ पहलवानों और ब्रजभूषण सिंह और यौन उत्पीड़न की नहीं रही, अब यह लड़ाई बन गई है जातियों की। 2019 में ब्रजभूषण की पकड़ वाली 5 में से 4 सीटें बीजेपी ने जीती थी, 4, तो बीजेपी उनको खोना नहीं चाहेगी। यौन उत्पीड़न का केस दर्ज होने के बाद ब्रजभूषण सिंह प्रियंका गांधी को खुली चुनौती भी दे चुके हैं और ये कह चुके हैं कि कोई भी सीट चुन लीजिए, हम उनके सामने चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं अगर वो हरा दें। तो चुनावी हार जीत का ये खेल अब और आगे जाएगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस की जो चार्जशीट दाखिल हुई है उसमें ब्रजभूषण सिंह को वही बताया गया है जो वो चाहते थे। तो ये जमीन पर उतरना तय है, क्योंकि महिला पहलवानों ने भी 15 जून तक का अल्टीमेटम दिया था। आगे उनकी रणनीति क्या होगी, कैसे ये जाट बनाम राजपूत की लड़ाई आगे रंग लाएगी और कैसे इसको हैंडल करेंगी राजनीतिक पार्टियां, ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। लेकिन एक बात तय है, इसमें हार हुई है बेटियों की, हार हुई है महिलाओं की, हार हुई है उस अस्मिता की जो हम लगातार बनाए रखने की बात करते हैं। और यह बहुत जरूरी है कि इस हार जीत की लड़ाई में, चुनावी हार जीत की लड़ाई में, महिलाओं की हार जीत का भी ख्याल रखा जाए। फिलहाल मोदी जी चुप हैं, उनको इससे बहुत फर्क पड़ता नहीं है और यह बात महिला पहलवान कह रही हैं। इस चुप्पी का असर क्या चुनावी राजनीति पर भी पड़ेगा, ये एक बड़ा प्रश्न है। आप कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप न्यूज नशा देखते रहिए। मुझे दीजिए इजाजत। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।